बातों को लेकर के। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं याद दिलाना चाहूंगी कि प्रांतीय कार्यक्रम जब दिसंबर 2022 में संपन्न हुआ, तो उसके पश्चात उसी परिसर में हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प प्रांतीय संकल्प था। और वो संकल्प, हालांकि पर्दे के पीछे भाई थे, सामने बहनें थी, लेकिन वो संकल्प पूरे प्रांत का था, जिसमें भाई और बहन सबको जुट करके एकजुट होकर के करना था। एक बात ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि किसी भी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उसका अनुयाज जो होता है, वो अनुयाज पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे खेती करते हैं, उसके पहले जमीन तैयार करते हैं, उसके बाद फिर बुआई करते हैं, और बुआई करने के बाद लंबे समय तक उसकी साज संभाल करनी पड़ती, जब तक फसल लहलहाए ना और कट करके वापस ना आ जाए तब तक। उसी प्रकार से ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ रायपुर का, उस संदर्भ में भी और उसके अनुयाद के क्रम में भी, और जो कुछ भी हम लोगों ने योजना बना रखी है, हम लोग जिस योजना के तहत काम कर रहे हैं, भाई हैं बहन हैं, तो एक शुरुआत में तो कार्य योजना होती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारी बारीकियों पर ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती है। क्योंकि एक बात ध्यान रखने की है योजनाबद्ध तरीके से चलने वालों के लिए, कि हमारा उद्देश्य केवल कुछ करते रहना, कुछ हलचल बनाए रखना, इतना भर नहीं है। क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम का, हमारे अभियान का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि सशक्त निर्माण कार्य, रचनात्मक कार्य है वो, सशक्त निर्माण दिखाई दे, सशक्त निर्माण दिखाई दे, कुछ परिवर्तन दिखाई दे। तो हमें ठहर करके अपने कार्य योजनाओं पर, अपने स्वयं के पुरुषार्थ पर उसे देखना, उसकी समीक्षा करना, और समीक्षा करके जो कुछ भी हम पाते हैं तदनुरूप उसको फिर से रिफाइंड करना, उसको परिष्कृत करना, ये आवश्यक हो जाता है किसी भी कार्य योजना के साथ। ये उसके उद्देश्य में शामिल है। और इसीलिए अनुयाज के क्रम में उन्मुखीकरण का कार्यक्रम, जो भी आदरणीय भाई साहब ने आपके सामने कहा, उन्मुखीकरण, रिफ्रेशर जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। कार्य करने में सभी भाई बहन अग्रणी हैं, और निश्चित रूप से काफी कुछ उनको सिद्धि मिल चुकी है। हमारा प्रदेश जो है वो रचनात्मक कार्य के मामले में बहुत अग्रणी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कुछ कमियां भी रहती। जब हम समीक्षा करते हैं तो इसलिए इस नवीन सत्र के आरंभ में जितने भी रचनात्मक काम हमारे चलते हैं, उनमें से विशेष विशेष रूप से जो भाइयों बहनों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कॉमन, एक समान लगभग लगभग हैं, उनको लेकर के, और नए युवाओं को लेकर के, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि बहुत युवा शिविर हमारे यहाँ लगता है, शिविर लगाने में हम लोग एक नंबर हैं एकदम। तो निश्चित रूप से तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन ये जो नए जुड़े हुए हमारे जो युवा शिविरार्थी हैं, जिनको हमने पाया है, भगवान की कृपा से हमारी झोली में भगवान ने जिनको डाल दिया, उनको लेकर के जो हमारे संकल्प हैं, उन सबको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं का भी, नए जुड़े कार्यकर्ताओं का, युवाओं का, इन सबको प्रशिक्षित और उन्मुखी करण के क्रम में इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। तो कौन कौन से विषय होंगे और क्या उसका स्वरूप रहेगा, मैं प्रयास करती हूँ कि आप सबके सम्मुख उसको मैं रख पाऊं। तो सबसे पहली बात, कार्यक्रम की शुरुआत जो होगी उन्मुखीकरण कार्यशाला की, वो है 17 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक। मैं निवेदन करूंगी कि हमारे बहन भाई सभी लोग संभव हो, घर में तो बैठे होंगे सब लोग, तो कागज कलम लेकर के बैठें और नोट भी कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि दूसरों को बताने में भी आप सक्षम हो सकेंगे। तो इस 17 जुलाई से आरंभ होकर के 21 जुलाई तक 5 दिवसीय लगातार ये उन्मुखीकरण का क्रम चलेगा। इसमें 5 विषय रखे गए हैं क्रम से। प्रत्येक दिन अलग अलग विषय रहेगा। जैसे पहले दिन और दूसरे दिन तो बाल संस्कारशाला पर आधारित है। प्रथम दिन बाल संस्कारशाला, दूसरे दिन बाल संस्कारशाला, तीसरे दिन विद्यालय आधारित जितने कार्य योजना है, चौथे दिन उसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश में चल रहा है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण कहते हैं तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। चौथे दिन ये
संपन्न होगा। और 5वें दिन के लिए व्यसन मुक्ति आंदोलन से संबंधित ये कार्य योजना जो है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कैसे उसका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के ये 5 दिन के 5 विषय पृथक पृथक हैं। प्रथम 2 दिवस में जो बाल संस्कारशाला है, लेकिन दोनों का विषय जो है, विषय वस्तु जो है वो बिल्कुल भिन्न है दोनों का। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने इसको प्रस्तुत करूं। मैं सबसे पहला दिन जो 17 तारीख का दिन होगा। हमारा प्रदेश आप जानते हैं कि बाल संस्कारशाला के नाम से विशेष रूप से पहचाना जाता है पूरे देश भर में, और न केवल बाल संस्कारशाला चलाने के नाम से बल्कि प्रशिक्षण देने के नाम से भी अग्रणी रूप में इसको प्रांत भर में स्वीकार किया गया है। तो प्रथम दिवस जो होगा, प्रथम दिवस का प्रशिक्षण, वो मैं प्रकाश डालना चाहूंगी इसकी तैयारी के संबंध में कि इन 5 दिन में हम क्या तैयारी करेंगे, प्रशिक्षण के पूर्व तैयारी, और प्रशिक्षण का स्वरूप कैसा रहेगा उसको हम समझ सकें। तो सबसे पहला दिन जैसा कि अभी उल्लेखित हुआ 17 जुलाई 17 जुलाई को ये विशेष रूप से बाल संस्कारशाला के आचार्यों के लिए केंद्रित है। ये बाल संस्कारशाला के आचार्यों के हेतु केंद्रित होगा, मतलब जो पहले से ही बाल संस्कारशाला एक मुद्दत से पढ़ा रहे हैं, हमारे युवा साथी भी हो सकते हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता बंधु भाई बहन हो सकते हैं, या इस वर्ष जिन्होंने बाल संस्कारशाला पढ़ाना आरंभ किया है, कर लिया है या करेंगे। हमारी योजना में शामिल है कि अमुक बच्चों को हम बाल संस्कारशाला में पढ़ाने के लिए नियोजित करेंगे, जिनका प्रशिक्षण एक बार किसी न किसी प्रकार से हो चुका होगा, आप लोगों ने उनको प्रशिक्षण दिया होगा जैसा भी हो, या जिनका प्रशिक्षण होना है चिन्हित किया होगा आप लोगों ने, उन्हें भी इनमें जोड़ सकते हैं। उनको जोड़ेंगे तो एक दिन में तो केवल आरंभिक मार्गदर्शन ही हो पाएगा। इसके उपरांत जिनका प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं हुआ है उनके लिए अलग से पृथक से विधिवत प्रशिक्षण देना आवश्यक रहेगा। लेकिन जिनको प्रशिक्षण मिल चुका है, जो चला रहे हैं, जिन्होंने भी चलाना आरंभ किया है, बिना प्रशिक्षण के भी जिन्होंने चलाना आरंभ किया होगा आपके मार्गदर्शन में, उन सब के लिए ये आवश्यक है कि इस दिन जुड़ें। ये प्रार्थनीय है। उद्देश्य क्या है 17 तारीख वाले कार्यक्रम का, कार्यशाला का? आचार्य और जिन प्रेरणा से, या जो व्यवस्था बनाने वाले व्यवस्थापक हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सहयोग से उन आचार्यों ने अपनी सेवाएं आरंभ की हैं या मुद्दत से करते आ रहे हैं, उन सभी को बाल संस्कारशाला विधा की बारीकियों से, उन बारीकियों से, खासकर उन बारीकियों से अवगत कराना जिसके कारण बाल संस्कारशाला बीच में शिथिल ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाल संस्कारशाला शुरू तो किया, आरंभ किया और बड़े जोश और बड़े उत्साह के साथ में किया, इसकी रिपोर्टिंग भी हुई और वो कागज में लिखा भी गया और शांति कुंज तक पहुंचा। अभी बहुत सारे लोगों को देखा गया, देखेंगे बाल संस्कारशाला के एक राष्ट्रीय ग्रुप बना हुआ है शांति कुंज की ओर से, और जो नए नए बाल संस्कारशाला जो लोग खोले हैं वे लोग भी उस बाल संस्कारशाला ग्रुप के सदस्य बने हैं और बड़े जोश और उत्साह के साथ में उसमें अपने फोटो को क्लास लेते हैं, उसकी छवि अच्छी बनी हुई है, वो फोटो वगैरह प्रेषित करते हैं। तो जो चालू किया हुआ है, एक बार जो आरंभ हो गया विधिवत, तो वो शिथिल ना हो जाए, शिथिल ना हो और सफलता पूर्वक उसका संचालन होता रहे। और बालकों को जिनको हम पढ़ा रहे हैं बाल संस्कारशाला के माध्यम से, तो उनको अपेक्षा के अनुरूप गढ़ा जा सके, यथोचित संस्कार और जो संबंधित जो जानकारियां हैं वो दी जा सके आचार्यों के द्वारा। आचार्य उसमें कहीं ढीले ना पड़ जाए, शिथिल ना पड़ जाए, उनकी क्षमता में कोई कमी ना हो जाए, तो उनको पूर्णता तक कैसे पहुंचाया जा सके बाल संस्कारशाला को, इसके संबंध में उस दिन का, प्रथम दिन का जो प्रशिक्षण है या कार्यशाला है उस पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होती है हमारी बाल संस्कारशाला में आचार्य की होती है। तो आचार्यों को उत्तरोत्तर कुशल बनाना, दक्ष बनाना ये अनिवार्य होता है, क्योंकि 95-98% दारोमदार बाल संस्कारशाला की सफलता का आचार्य जो कि उसमें शिक्षण देते हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है। उनकी कुशलता और दक्षता यदि है तो कितनी भी कठिनाई हो वो बाल संस्कारशाला को, बच्चों को पूर्णता तक पहुंचा ही लेते हैं।
ऐसा अनेक जगह देखा गया है। तो इनको आचार्यों को उत्तरोत्तर हम दक्ष और कुशल बना सकें, ये इस पर रहेगा। साथ ही इसके साथ बाल संस्कारशाला के संचालन में जो संबंधित समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याओं का जिक्र करते हैं हमारे भाई बहन लोग, तो उन समस्याओं के संबंध में भी हम चर्चा कर पाएंगे और समाधान पर कुछ वार्ता की जाएगी। और बड़ी बात यह है, साथ में प्रयास है कि प्रांत स्तर पर संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बाल संस्कारशाला का संचालन क्रियान्वयन करने कैसे किया जाए, तो इसके करने के लिए उससे संबंधित जो विचार विमर्श करना है, ये सारी बातें सम्मिलित उसमें रहेगी। तो इस दिन 17 तारीख को इतना महत्वपूर्ण दिन है, उसमें कौन जुड़ना चाहिए, किसे जुड़ना चाहिए, हम किसे जुड़ेंगे। तो बाल संस्कारशाला की विधा से जुड़े हुए सभी लोग, जो भी उस विधा से जुड़े हैं, आचार्य के रूप में, उपाचार्य के रूप में, सहयोगी आचार्य के रूप में, या उनके साथी सहयोगी के रूप में जो व्यवस्था बनाते हैं, या उनका जो पर्यवेक्षण करते हैं। एक ही एरिया में 8-10 बाल संस्कारशालाएं चल रही है, तो हमारे बहुत से प्रौढ़ युवा साथियों का प्रौढ़ मित्र के रूप में उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनका पर्यवेक्षण करने के लिए फील्ड में जाते हैं, वो भी जुड़ेंगे। और जो व्यवस्था संभालने वाले होते हैं वो भी जुड़ेंगे। और इन आचार्यों को जो प्रशिक्षण देने वाले हमारे प्रशिक्षक होते हैं, उनका भी जुड़ना, उनकी उपस्थिति भी जो है अपेक्षित होगी। और ये अनिवार्य लगता है, यदि समग्रता पूर्वक हम बाल संस्कारशाला नामक शरीर है, अगर वो पूरी समग्र योजना है, तो उसके अंग के रूप में इतने उसके अंग अवयव हैं, ये सब मिल करके काम करते हैं चूंकि, तो सब मिल करके काम कर सकें, इसके लिए ये इन सभी वर्ग को इसमें जुड़ना चाहिए। और जुड़ते समय कॉपी पेन लेकर के जुड़े, और मार्गदर्शिका भी साथ रख ले तो अच्छी बात है। दोनों मार्गदर्शिका, मोटी और पतली, जो शांति कुंज से प्रकाशित किताब है मार्गदर्शिका है वो भी, और हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत से जो प्रकाशित मार्गदर्शिका है वो भी, ये रख लें तो अच्छा है। इस क्रम में मैं एक निवेदन करूंगी, ये लंबी बात है, सूची बनाए जरूर। किनकी सूची बनाए? पूरे प्रांत भर के सभी जिले में, ब्लॉक में जिन आचार्यों के द्वारा बाल संस्कारशाला पढ़ाई जा रही है, शुरू हो गया है, उनका मतलब वो कब से पढ़ा रहे हैं, एक, किस स्थान पर पढ़ा रहे हैं, दो, और उनका नाम तो रहेगा ही, और कहाँ सेवा दे रहे हैं। 4 बातें हैं इसमें। आचार्यों का नाम, कहाँ सेवा दे रहे हैं, कब से सेवा दे रहे हैं, कितने समय से सेवा दे रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, इसका उल्लेख करें, और किस स्थान पर कर रहे हैं, मतलब पता उनका। इसकी सूची बना लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और सूची उस दिन नहीं बनाना है, सूची अभी से, मतलब पूरी तैयारी के क्रम में है ये, तो सूची बना लें। ये हो गई बात प्रथम दिवस, 17 तारीख की बात। अब द्वितीय दिवस आता है, वो किसके लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया, केंद्रित किया गया है? वो द्वितीय दिवस अर्थात 18 जुलाई को, वो है बाल संस्कारशाला का ये जो उन्मुखीकरण है, ये विशेष रूप से प्रशिक्षकों के लिए, जो प्रशिक्षक की भूमिका में होते हैं। तो प्रांत स्तरीय जो प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षक हैं, एक जो विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय टोली के रूप में जाते हैं, जिलों में जाते हैं, ब्लॉकों में जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं केंद्रीय टोली के रूप में, या बहुत दिनों से हम स्थापित हैं, मतलब पुराने प्रशिक्षक हो गए, वे भी। और इसके पश्चात उनके द्वारा जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, पहले से लेकर आज तक जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वे भी केंद्रीय टोली के द्वारा प्रशिक्षित हुए होंगे। जो प्रशिक्षक बाल संस्कारशाला का प्रशिक्षण वो भी देते आ रहे हैं, वे भी। और साथ ही वे भी सभी भाई बहन जो स्वयं को या अपने संपर्क क्षेत्र के परिजनों को, जिनको भी बाल संस्कारशाला के प्रशिक्षक के योग्य समझते हैं, भविष्य में उनको प्रशिक्षक की भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे जो प्रशिक्षक के रूप में स्थापित हो चुके हैं, होने वाले हैं, कर रहे हैं, आगे जिनके लिए आपके मन में होगा कि हाँ, हमारे इन भाइयों बहनों को प्रशिक्षक के रूप में भेजा जा सकता है, उनको भी, ये सारे जो हैं वो प्रशिक्षक की श्रेणी में ही आते हैं। इनको दूसरे दिन 18 जुलाई को जुड़ना आवश्यक होगा। ये जो उपरोक्त स्तर के जो कार्यकर्ता सभी भाई बहन है, परिजन है, और शिक्षक भी, ये अगर सभी लोग जुड़ते हैं तो सारी बातें एक साथ समझ लेने से बड़ी आसानी होती है। अन्यथा बीच में मध्यस्थता की जाती, जब इनकी बात उनके माध्यम से, फिर बीच में मध्यस्थता करने वालों को कड़ी में जोड़ देते हैं, तो वो जैसे कि तैसे बातें वहां तक पहुंच नहीं पाती, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए अब इसके साथ जुड़ी है दूसरी बात, यहाँ भी सूची बनाने की जरूरत है प्रशिक्षकों की। जैसे आचार्यों की सूची बनाया, पढ़ाने वालों की,
वैसी प्रशिक्षकों की भी सूची बनाएं। तो प्रांत भर में सभी जिलों में, ब्लॉकों में जो भाई बहन ऐसे हैं जो, जैसे भी बात हुई कि प्रशिक्षक की श्रेणी में जो आते हैं, या आप जिनको इस योग्य समझते हैं, प्रशिक्षक मानते हैं, उन सबका नाम, नंबर, पता और कब से वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षक के रूप में स्थापित हैं, ये इस तरह से समय के साथ में इनकी भी एक सूची बना ले, बहुत बेहतर होगा। हमारे लिए बाद में काम करना बहुत आसान हो जाएगा यदि हम ये होमवर्क पहले कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बड़ा उद्देश्य है और इस ओर आपका भी ध्यान अवश्य गया होगा। हम लोग जो प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें उत्तरोत्तर कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। एकदम आरंभिक काल में जो प्रशिक्षण होता था उसमें और आज में बहुत अंतर आ गया है। फिर ये मीडिया का जमाना है, हमारे बहुत सारे प्रशिक्षण का जो क्रम है, उनकी बारीकियां हैं, वो यूट्यूब पे ही भी है। लेकिन मुझे ये जानकारी मिली, पहले भी जानकारी मिल गई थी कि आज भी हमारे बहुत सारे प्रशिक्षक की श्रेणी में आने वाले भाई बहन हैं जिनको यूट्यूब चैनल का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब चैनल में हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है विभिन्न विषयों से संबंधित, उसका भी ज्ञान नहीं है। बाल संस्कार शाला का संचालन होता है वो अलग फाइल में है। बाल संस्कार शाला का जो प्रशिक्षकों के लिए जो विशेष रूप से प्रशिक्षण है वो अलग फाइल में रखा है, ये सब प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी कमियां रह जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं बाल संस्कार शाला बहुत बृहत विषय है, वास्तव में 1.5 दिन लगता है इसके समग्र प्रशिक्षण में। 1.5 दिन का प्रशिक्षण पहले हुआ करता था जिसमें योग, खेल इत्यादि इत्यादि सब कुछ कवर किया जाता था। लेकिन अब इतने लंबे समय को लेकर के कहीं भी प्रशिक्षण आयोजित नहीं होता। आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। अधिकतम 3 घंटे 4 घंटे, अधिकतम 3 घंटे 4 घंटे का प्रशिक्षण होता है और हड़बड़ी में ही होता है। हम देने वालों को भी, प्रशिक्षण देने वालों को भी हड़बड़ी रहती है और पाने वालों को भी हड़बड़ी रहती है, वापस लौटने की हड़बड़ी रहती है, बहुत सारी। अब समय की अपनी मर्यादा होती है, सीमा तो है ही है, सब जानते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता। तो इस दृष्टिकोण से हम प्रशिक्षकों को अपने प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा करना, उसकी आवश्यकता करना, हमारे कौन से उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं कि क्या उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसके संबंध में जानना ये बहुत जरूरी है। तो प्रशिक्षकों का उन्मुखीकरण करना, पहले की तुलना में प्रशिक्षक को अधिक गुणवत्ता युक्त अपने प्रशिक्षण को ही बनाना, प्रशिक्षकों को भी दक्ष बनाना, नई तकनीक से उनको जोड़ना, वर्तमान में बाल संस्कार शाला की विधा में जो भी कमी रह गई है उस पर विचार विमर्श करना और उसका समाधान ढूंढना, मुख्य उद्देश्य यही है। जो प्रशिक्षकों वाला क्रम है 18 जुलाई को, और प्रांत स्तर पर जो दक्ष प्रशिक्षक है उनका पंजीकृत करना, उनको पंजीयन कर लेना, जो दक्ष प्रशिक्षक हैं, क्योंकि वही बाहर जाने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। और विस्तार से बातें तो प्रशिक्षण के अंतर्गत होगी। इसके साथ जुड़ी किशोर संस्कार शाला। अब किशोर संस्कार शाला संबंधी विषय पर भी कुछ विचार विमर्श आवश्यक है, क्योंकि बाल संस्कार शाला हमारे प्रांत में पिछले 20 साल से पहले, 20 साल पहले आरंभ हुआ था। वो 2002 या 3-4 की बात है। युवा शिविर और बाल संस्कार शाला लगभग समान समय में 3 में शुरू हो गया था। आज हम लोग 20 साल पूरा कर चुके हैं। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वास्तव में यदि परिणाम देखा जाए तो परिणाम के दृष्टिकोण से हम संतोषजनक स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि 20 वर्ष में तो हमें कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए। और वास्तविकता यह है कि किशोर के रूप में बाल संस्कार शाला पढ़े हुए बच्चे हमारे हाथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ परिवर्तन सोचना पड़ेगा, परिवर्तन की बात सोचनी पड़ेगी, कहाँ क्या है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और किशोर संस्कार शाला के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। और जो बाल संस्कार शाला का जो एक सफल संचालन होता है, एक आदर्श बाल संस्कार शाला होती है, सफल संचालन होता है, तो हम में से प्रत्येक ये समझता है कि भाई मैं तो ठीक करता हूँ, और वो अपने हिसाब से करता भी है। निश्चित रूप से उसकी अपनी जो दक्षता है, अपनी जो समझ है, उसके आधार पर वो निश्चित रूप से वो बेहतर प्रयास करता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। लेकिन फिर भी एक आदर्श बाल संस्कार शाला के संचालन का कुछ तो मापदंड होगा, उस मापदंड के ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। और उस पर विचार जब हम करेंगे तो ही हम दक्ष प्रशिक्षक हम पैदा कर पाएंगे और अपने आप को दक्ष बना पाएंगे। तो समग्र प्रशिक्षण का जो स्वरूप है उसको हमें तय करना होगा, और वो क्या है, ये दूसरे दिन की बात। अब तीसरे दिन का जो है, तीसरे दिन क्या हो रहा है, 19 जुलाई।
तीसरे दिन का प्रशिक्षण कार्यशाला जो है विशेष रूप से ये विद्यालय, महाविद्यालय, इस पर आधारित जो भी हमारी मिशनरी कार्य योजना है, छात्रोपयोगी कार्य योजना, विद्यालय परिसर में जो किए जा सकते हैं या विद्यालय के, महाविद्यालय के छात्रों पर आधारित कार्य योजना होती है, वो है। आप समझ रहे होंगे कि उन पर आधारित कार्य योजना क्या है, नैतिक शिक्षा देने के लिए जाते हैं, ठीक समझ रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष हमारे प्रांत में भगवान की अपार कृपा से बैगलेस डे सरकार की ओर से घोषित हुआ। ये हम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, हम सब लोग इसको महसूस करते हैं। परंतु पिछले वर्ष जो शुरुआत हुई थी वो हमने उत्साह में, उमंग में या हड़बड़ी में कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, जिसको कहते हैं बहुत मतलब नियोजित तरीके से, संगठित तरीके से हम लोगों ने शुरू नहीं किया था। बस ये था कि भाई ये सुनहरा अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाया जाए, तो कोई भी भाई बहन चूके ना, जिनको अपनी प्रतिभा परिष्कृत करनी हो भी, और स्कूल में पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है तो जाए। तो बहुत संख्या में हमारे भाइयों बहनों ने अवसर का लाभ उठाया और विद्यालय में जाना आरंभ किए। लेकिन उसमें सभी प्रकार के लोग होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि फोटो में या जब बताते तो इतना ही समझ में आता है कि स्कूल में गए थे नैतिक शिक्षा की क्लास लेने। कहीं पर कोई योग कराता हुआ दिखाई देता है, कहीं पर कोई कहानी सुनाता हुआ दिखाई देता है, कहीं पर जन्मदिन कराता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक टुकड़ी है, ये एक अंश है ये मात्र। लेकिन समग्रता पूर्वक विद्यालय में किस किस प्रकार की योजनाएं वहां पर क्रियान्वित की जा सकती है, ये तो ढेर है। क्योंकि हम सब इस बात को समझते हैं कि हमारे ये जो 7 आंदोलन है, विविध आंदोलन है, उसमें से अधिकांश की शुरुआत, आरंभ और एक जो बड़ा क्षेत्र जो कवर होना चाहिए वो छात्रों के ऊपर ही है, वो छात्रों पर केंद्रित है। तो विद्यालय हमारे लिए ऐसा स्थान है जहां पर हम अपनी अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं और बड़े सशक्त तरीके से उस योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। मुझे तो, मैं विचार करती तो मुझे ऐसा कुछ लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ की ओर से युग निर्माणी प्रदेश बनाने की बात हुई थी, और हम यही समझते हैं आरंभिक स्थिति में कि भाई उस वहां पर यज्ञ होना चाहिए, वहां पर महिला मंडल बनना चाहिए, और ये थोड़ा कठिन काम है, जब तक वहां कोई परिजन नहीं है तब तक तो ये संभव होता नहीं है। इसके लिए काफी जूझना पड़ता है और समय देना पड़ता है, प्रयास पुरुषार्थ भी ज्यादा करना पड़ता है निश्चित रूप से। लेकिन वहीं पर यह भी बात समझ में आती है कि एक विद्यालय में कम से कम 20 गांव के, 15 गांव के, 10-12 गांव के बच्चे निश्चित रूप से वहां पर पढ़ाई करते हैं, अध्ययनरत रहते हैं। और उसी प्रकार से वहां पर टीचर्स भी अलग अलग गांव से आते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं। अगर हमारी युग निर्माण योजना का ये इस तरीके से ये झलक 7 आंदोलन के माध्यम बनाकर यदि हम स्कूल में पहुंचे, छात्रों को हमने माध्यम बनाया, 7 आंदोलन को माध्यम बनाया, चाहे हम 100% तो कहीं पर कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन हम चाहे जितना भी वहां पर हम, यदि हमने उपलब्धि हासिल कर ली, जितनी जितनी परसेंट भी सफलता हासिल की, तो ये जो है निश्चित रूप से उन नवनिहालों को गढ़ते 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 वो जिस स्थान से आते हैं वहां पर हम अपनी योजनाओं को, अपने युग निर्माण मिशन को उस गांव तक दे सकते हैं, फैला सकते हैं। ये एक सशक्त माध्यम होगा। हाँ, ये है कि इसमें समय लगाना पड़ेगा और बहुत धीरज से कदम बढ़ाना पड़ेगा और नियोजित तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जिस गांव में हम यज्ञ नहीं भी कर पाएंगे, जिस गांव में हम यज्ञ के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से नहीं भी पहुंच पाएंगे, वहां पर भी इस माध्यम से हम उस गांव में बढ़ सकते हैं। और 2-4 साल के पश्चात हमारे पास बड़ी संख्या में छात्रों के रूप में, युवाओं के रूप में, किशोरों के रूप में हमारे हाथ में वो पीढ़ी रहेगी। ये समझ में आती बात। तो विद्यालय आधारित योजनाएं, कार्य योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं। अब वर्तमान स्वरूप में, अभी वर्तमान स्वरूप उसका क्या क्या हो सकता है, अब किस चीज की आवश्यकता है जिसको हम नियोजित तरीके से समय का नियोजन करके, कार्य योजनाओं को भी नियोजन करके, हमारे कार्यकर्ताओं को नियोजित करके इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी क्लास है, हमारे पास मिडिल क्लास है, हमारे पास हाई स्कूल है, 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, हमारे पास 11वीं 12वीं का हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल में इतने रैंक हैं, इतने आयु वर्ग के बच्चे हैं। सभी आयु वर्ग के बच्चों पर सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग क्लास के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है और सुविधाजनक हो सकती है, कैसे स्कूल को चयन करें, कैसे कार्यकर्ताओं को चयन करें, कैसे बच्चों को चयन करें और उनके लायक किस प्रकार की योजना को चयन करें, कैसे स्कूल को चयन करें, ये इसके संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। इसके संबंध में विचार करेंगे
और जो विचार हो चुका है, जिस पर जो समझ में आई बात, वो कार्य योजना के रूप में आपके सामने रखी जाएगी। विद्यालय में कौन कौन सी कार्य योजनाएं हो सकती है जो अभी तक नहीं हुई है, उस पर भी विचार किया जाएगा, आपके सामने उसको रखा जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे भाई बहन हमारे बाल संस्कारशाला संचालन करने का काम विद्यालय को भी केंद्र बना करके कर रहे हैं, जिनके द्वारा रविवार के दिन नहीं हो सकता संचालन, में शनिवार के दिन बैगलेस डे में बाल संस्कारशाला को भी संचालित कर रहे हैं। तो बाल संस्कारशाला तो हो रही है, लेकिन किशोर संस्कारशाला को विशेष रूप से देखा गया कि जहां कहीं नहीं हो पा रहा है, यदि हमने विद्यालय को केंद्र बना लिया तो ये निश्चित रूप से सफल हो सकता है। तो किशोर संस्कारशाला और साहित्य विस्तार प्रचार और स्वाध्याय मंडल, ये आप उसमें विशेष रूप से देखेंगे जब जिस दिन वर्कशॉप होगा उस दिन। और नैतिक शिक्षा के समान ही ये गतिविधियां भी हो सकती है। 7 आंदोलन से संबंधित कौन कौन से आंदोलन को कितनी मात्रा में कितने तरीके से हम वहां पर क्रियान्वित कर सकते हैं और उसके माध्यम से नई पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, ये सारी बातें उससे संबंधित है। मुख्य बात यह है, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी हम कहते हैं, तो सदा सदा जलाने के लिए इस मशाल को भविष्य में थामने वाले हाथों की बड़ी खेप तैयार करने की जरूरत है, जो सब लोग महसूस करते हैं। और उस बड़ी खेप को तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को, विद्यालय महाविद्यालय को केंद्र बना करके व्यूह रचना की जाए, इसकी महती आवश्यकता है। और इसके लिए समग्रता पूर्वक चर्चा और विमर्श किया जाए। तो इसके लिए 19 तारीख का दिन है। इसमें कौन जुड़ेंगे? सभी शिक्षक, हमारे 3 ग्रुप हैं, शिक्षकों के ग्रुप बने हैं, PYP शिक्षक ग्रुप बना हुआ है। जितने भी शिक्षक हैं वो जुड़ जाएं। बाल संस्कारशाला को संचालित करने वाले हमारे सभी भाई बहन जुड़ जाएं। किशोर संस्कारशाला का क्रियान्वयन करने वाले हैं वो भी लोग जुड़ जाएं। स्कूल में नैतिक शिक्षा चलाती हैं जो बहनें भाई, और संस्कारशाला नहीं भी चलाते हैं वे भी जुड़ जाएं। मतलब एक तरह से विद्यालय में जो हमारे परिजन लोग समय देते हैं वो जुड़ जाएं। जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बहुत गहराई से लगे हुए हैं और उसमें बहुत समय देते हैं, उनका वो अगर जुड़ जाए तब तो सोने में सुहागा। वहां तक हमारी पहुंच कम बन पाती है। मैं तो निवेदन करूंगी कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को संचालित करने वाले जितने भी एक बड़ा अमला उसमें लगा रहता है, उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इस प्रकार से ये तृतीय दिवस। चतुर्थ दिवस में उसके पश्चात आता है 20 तारीख को, 20 जुलाई को, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण में एक तरह से जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण के नाम से ज्यादातर वृक्षारोपण को ज्यादा ये प्रमुखता पूर्वक लोगों में प्रसिद्ध है। बरसात का मौसम आया, वृक्षारोपण करेंगे, जड़ी बूटी लगाएंगे, बस ये ज्यादातर ये रहता है। तो वृक्षारोपण तो है ही। स्वच्छता अभियान भी इसके अंतर्गत आता है। स्वच्छता सफाई का कार्यक्रम, जिसमें कि जल है, मिट्टी है, वायु, सब प्रदूषण से मुक्ति की बात आती है स्वच्छता अभियान में। भगवती बाड़ी लगाना, ये पुरानी बात हो गई है। घर घर में भगवती बाड़ी लगाना, घर घर में नर्सरी लगाना, रोपनी तैयार करना, ऑक्सीजन जोन बनाना, ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है श्री राम स्मृति सरोवर। आप लोगों ने श्री राम स्मृति उपवन की बात सुनी होगी प्रमुखता पूर्वक। और श्री राम स्मृति उपवन जो है वास्तव में सब जगह नहीं चल पाया, कारण भी उसका है। और ये जानी भी, सबकी समझी हुई बात है कि प्रत्येक कार्य योजना प्रत्येक स्थान के लिए नहीं होती। वास्तव में परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, परिवेश के अनुसार ये भिन्न भिन्न योजनाएं भिन्न भिन्न जगह ये सफल हो पाती हैं। तो भले ही श्री राम स्मृति उपवन में हमारे भाई बहन लोगों ने काम सफलतापूर्वक नहीं किया होगा, क्रियान्वयन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस प्रकार से तालाबों के प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आप लोग उस कार्यशाला में सुनेंगे। और इस तरीके से अपने एक एक गांव में इतने इतने जो तालाब होते हैं, उन श्री राम स्मृति सरोवर पर केंद्रित ये एक विशेष कार्य योजना आप लोग सुन पाएंगे, जान पाएंगे। और उसको हाथ में लेकर के उसको क्रियान्वित करके प्रदेश की एक अलग पहचान, गांव की पहचान, पहले तो गांव की पहचान, अपने ब्लॉक की पहचान करा पाएंगे। एक अपने आप में एक अद्भुत ये दृश्य होगा, जितने भी तरीके से हम इस पर काम कर पाए। तो ये श्री राम स्मृति उपवन इसके साथ जुड़ी हुई नई योजना भी रहेगी। और प्लस इसके साथ में जितनी भी कार्य योजनाएं हैं हमारे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, तो पर्यावरण संरक्षण में जितनी योजना, उन योजनाओं को कहाँ कहाँ पर
किनके द्वारा, किनके बीच क्रियान्वित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। किसी भी योजना को क्रियान्वित करते हैं तो आद्योपरांत सबसे पहले इसकी गायत्री महामंत्र से उसकी शुरुआत होती है, और गायत्री महामंत्र के पश्चात फिर अंत में उसका शांति पाठ किया जाता है। वास्तव में जो क्रियान्वयन होता है तो इसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है, जब उसको हम सफलता की अंतिम शिखर तक पहुंचा सकते हैं, तभी जब ये इतनी प्रोजेक्ट को जब इस प्रकार से जब यदि उसको तैयार किया जाता है, तो ये आपको देखने सुनने को उस दिन मिलेगा, आप जान पाएंगे। तो ये विशेष रूप से इसके संबंध में है। श्री राम स्मृति सरोवर मतलब तालाबों का संरक्षण, उसकी सफाई, उसकी सुरक्षा, उसका सौंदर्यीकरण, ये सबसे संबंधित है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, क्योंकि युवा साथी मतलब हम लोगों ने जिनको युवा शिविर के माध्यम से, कन्या कौशल शिविर के माध्यम से, बड़ा शिविर ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो होता आवासीय शिविर, उसके माध्यम से जोड़ते हैं, और उनको जोड़े रखने के लिए जो कार्य योजना चाहिए वो अभी तक हम लोगों ने तरीके से क्रियान्वित नहीं किया है। एक बाल संस्कारशाला है जिसके माध्यम से हम युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे युवा बाल संस्कारशाला संचालन के क्रम से नहीं जुड़ पाते। ये कुछ ऐसी योजना है जिसके साथ हम उन युवाओं को वर्ष भर के लिए काम दे सकते हैं, उनको जोड़े रख सकते हैं, संपर्क में बनाए रख सकते हैं, उससे हमें कुछ अलग प्रकार की उपलब्धि होगी। और युवा साथियों को पोषण देना वर्ष भर हमारे लिए, सभी युवा साथियों को पोषण देना वर्ष भर, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चौथे दिवस की कार्यशाला का स्वरूप रहा। पांचवें दिवस में आता है एक बड़ी योजना, रचनात्मक योजना, जिससे हम सब बहुत वाकिफ हैं। हमारे बहुत सारी भाई बहनों ने इस पर काम किया है, कर रहे हैं। वो है व्यसन मुक्ति आंदोलन। व्यसन मुक्ति आंदोलन का स्वरूप अभी कैसा है, क्या क्या हो सकता है आगे, किस प्रकार से हम उस पर आगे काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रैली को सब लोग जानते हैं। रैली में इतनी ऊर्जा खपत होती है और उसमें धूम धड़ाका होता है थोड़ा, और बड़ी आसानी से रैली को संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना रहता। हम स्कूल के बच्चों को भी जोड़ लेते हैं, गांव वालों को जोड़ लेते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी रहते हैं, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ लिया जाता है, और थोड़े नारेबाजी करके, कुछ तख्तियां वगैरह लगा करके रैली हो गई। रैली बहुत आसान काम है, लेकिन ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि रैली में कोई उपलब्धि, कहने लायक उपलब्धि नहीं मिलती। वो प्रचारात्मक है, प्रचार। और उपलब्धि जो होगी वो जब तक संकल्प नहीं लिया जाएगा, जब तक उनके भीतर गहराई से हम पैठ नहीं बनाएंगे, जब तक आगे उनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ उपलब्धि तो नहीं हो सकती। और रैली ही सबसे ज्यादा होती है। रैली है आवश्यक प्रचार के लिए मात्र। तो हम इससे आगे बढ़ करके देखेंगे कि रैली से आगे और क्या क्या हो सकता है। तो व्याख्यान के द्वारा, शिक्षा आंदोलन कहते हैं हम जिसको, व्याख्यान के द्वारा हम उनको हृदयंगम करा सकते हैं, कराया जा सकता है कि क्या कैसे है। इसका भी आप लोग को मतलब सामग्री दी जाएगी। और रचनात्मक व्यसन मुक्ति दीप यज्ञ, जहां पर हम दीप यज्ञ कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, स्कूल के बाहर गांव में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सारी बातें आपके सामने होगी। रचनात्मक दीप यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें कि एक विषय विशेष को लेकर के उसके अनुकूल वातावरण बनाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। तो जैसे स्वास्थ्य संरक्षण दीप यज्ञ होता है, जैसे वैसी व्यसन मुक्ति आंदोलन से संबंधित व्यसन मुक्ति दीप यज्ञ भी होता है, उसमें भी संकल्प कराया जाता है। तो रचनात्मक दीप यज्ञ श्रृंखला में हम व्यसन मुक्ति दीप यज्ञ कर सकते हैं। ये कैसे होता है, व्याख्यान कैसे होता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी के माध्यम से बड़े बड़े प्रवचन छोटे पड़ जाएंगे। प्रदर्शनी में वो चीजें, वो तस्वीर सामने रहती है, उनको समझाया जाता है। स्कूलों में लगाया जा सकता है इस प्रकार से। तो कौन कौन सी विधाएं, परामर्श केंद्र है, रैली है, प्रदर्शनी है, पुस्तकों का वितरण है, पंपलेट छाप करके बांटना है, बच्चों को समझाइश देना है, उनको घर में संपर्क करना है, बड़े बुजुर्गों को परामर्श केंद्र के साथ में जोड़ना है, शक्तिपीठों में इसको संचालित किया जा सकता है। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर वो हो सकते हैं, पर्यावरण भी, व्यसन मुक्ति भी, ये दोनों। तो इस प्रकार से इसके ऊपर ये केंद्रित रहेगा, और ये बहुत ही शानदार रहेगा। मुझे विश्वास है कि एक नवीनीकरण हो जाएगा हमारा, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं का वही उन्मुखीकरण है। और बहुत सारे सामग्री भी आप प्राप्त कर पाएंगे, जिन सामग्रियों के माध्यम से बड़ी आसानी से आप नई विधाओं को
नई जगहों में प्रोजेक्ट कर पाएंगे, उनको क्रियान्वित करने में आपको काफी सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से ये है। कुल मिलाकर के ये 5 दिवसीय जो उन्मुखीकरण का क्रम जो निर्धारित किया गया है, वो पूरे प्रांत भर के भाइयों बहनों के लिए, हर वर्ग के लिए किया गया है। ये कोई नारी जागरण वाले बहनें जुड़ेंगी, बाल संस्कारशाला वाले के परिजन जुड़ेंगे, कि युवा लोग जुड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वर्ग के कार्यकर्ता, जिनको इन रचनात्मक कार्यों में रुचि है, वो सब जुड़ेंगे। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है, यदि आपके दिमाग में बात आ रही होगी, बाल संस्कारशाला में जुड़ा है वो बाल संस्कारशाला में जुड़ जाए, बाकी में जुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे सारी विधाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। सारी की सारी विधाएं स्कूल के लायक है, युवाओं के लायक है। सारी की सारी विधाएं हमारे शिक्षकों के द्वारा किए कराए जाते हैं। और एक विधा जो है दूसरे से जुड़ी हुई है। एक विधा में जो कमी है उसको दूसरे के द्वारा पूरा किया जा सकता है, उसके पैरेलल सब चीज चलाए जा सकते हैं। तो हम कार्यकर्ता भाई बहन यदि एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से आपस में तालमेल बना करके कार्यक्रमों का, विषयों का भी, जिन विषय में हम काम करते हैं, आपस में भी तालमेल बना लें और उसको एक दूसरे के पूरक बना करके चलें, एक इकाई के रूप में हम सब संगठित हो जाएं, तो ये सारे क्रमवार एक साथ चलेंगे, सभी जगह सब इम्प्लीमेंट होंगे और बड़ी आसानी से होंगे। तो सब लोग इसमें जुड़ें, तो ये सही रहेगा और ये आप लोगों से अपेक्षित है। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगी।